तो स्वागत है आप सभी भाइयों और बहनों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 5 पुष्पी पौधों के आकार की प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन। तो उसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा PDF है। तो आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है जड़ के कार्य लिखिए। तो हमारे पहले प्रश्न है जड़ के कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है यह पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। कुछ जड़ें अपने अंदर खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं जैसे गाजर और मूली। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रश्न क्रमांक दूसरा है श्वसन मूल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा इन छिद्रों को वातरंध्र अथवा न्यूपोथोर से कहते हैं, न्यूमेथोर से कहते हैं। बाहरी परिवेश में उपस्थित वायु इन छिद्रों के द्वारा जड़ों में प्रविष्ट होती हैं और इस प्रकार ऑक्सीजन की कमी को पूरा करती हैं और ये श्वसन मूल गैसों के विनिमय में भी सहायक होती हैं। इसको श्वसन इसलिए इनको श्वसन मूल अथवा सांस लेने वाली जड़ें कहा जाता है। और इसका जैसे उदाहरण हो जाएगा सेरोनेसिया के पौधे की जड़ें और एविसेनिया की और राइजोफोरा की जड़ें। उसके बाद ये आपका उदाहरण है, इन्हें आपको अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो पूरी PDF अपनी ही है, आप देख सकते हैं मैंने ही बनाई है। पूरे आंसर सही है, पूरी सही आंसर की गारंटी है मेरी, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। उसके बाद पर्ण विन्यास किसे कहते हैं, तो पर्ण विन्यास का जो आंसर है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका मैं लिखना भूल गया हूं क्योंकि मैं लिख रहा था तो मेरा ध्यान भटक गया। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 लिख डाला क्योंकि ये जो मैं भूल गया। उसके बाद लेकिन मैं स्क्रीन पर आपको पिक कर दूंगा तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद पुष्प के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के मुख्य भाग होती हैं बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर और बाह्यदल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देख लेते बीजांडन्यास को परिभाषित कीजिए। तो बीजांडन्यास तो आपको दिख रहा होगा। बीजांडन्यास अंडाशय के अंदर बीजांडों का बीजांडासन पर एक निश्चित क्रम में लगने की व्यवस्था बीजांडन्यास कहलाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हमारा दूसरा प्रश्न है पुष्प सूत्र को समझाइए। तो पुष्प सूत्र को समझाइए। पुष्प के विभिन्न अंगों की संख्या तथा स्थिति की विशेष चिन्हों की सहायता से एक सूत्र के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, इसे ही पुष्प सूत्र कहते हैं। जैसे मटर के पौधे का सूत्र आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद और इसका भी अच्छे से आपको लिख लीजिएगा पूरी तरह से A to Z बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पुष्पमाक्ष या पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न के, यहाँ पर जो हमारे सभी अति लघु आप कंप्लीट होते हैं जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं। लेकिन अब ये अति लघु प्रश्न मतलब लघु वाले अब आ चुके हैं जो आप 3 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं जालिकावत, पहला प्रश्न जालिकावत एवं समांतर शिरा विन्यास में अंतर लिखिए। तो हमारा पहला अंतर हो जाएगा जालिकावत शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। इन्हें आपको ऐसे अच्छे से लिख लेना है व्यवस्था पूर्वक और यहीं पर आप लिख डालिए पूरा। इसी में से सही है आंसर। जब कोशिका स्त्रिका पर एक जाल बनाती हैं तब उसे जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। इसमें पत्ते की जो लसिकाएं हैं वो जाल के समान रहती हैं, लेकिन इसमें श्रीकाएं समांतर होती हैं, उसे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। इसमें जालिका मतलब जाली और समांतर यानी समान। उसके बाद दूसरा है हमारा, तो यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। इसके बाद यह प्रायः एकबीजपत्री पौधों में मिलता है। उसके बाद हमारा अंग है इनमें पत्तियां मूलाकार की होती हैं मतलब गोल आकार की होती है, इसमें पत्तियां लंबी और सीधे आकार की होती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा। प्रश्न क्रमांक 2 में हमें लिखना है प्रश्न क्रमांक 2 सरल और संयुक्त पत्ती में अंतर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का हम उत्तर देख लेते हैं। सरल एक तरफ डाल लेना है सरल पत्ती, दूसरी तरफ डाल लेना है संयुक्त पत्ती। तो इसमें पहला है इसमें पर्णफलक विभाजित नहीं होता है, इसमें पर्णफलक विभाजित होकर पत्रक बनाता है। इसमें विभाजित नहीं होता है लेकिन इसमें होता है और वो पत्रक बनाता है विभाजित होकर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर दूसरा है
दूसरा है तो दूसरा हमें दिख रहा है, इसमें कक्ष में एक कक्षस्थ कलिका होती है, लेकिन इसमें इसमें कोई कलिका नहीं होती है, लेकिन पिक्षाश अक्ष में कलिका होती है। उसके बाद हमारा अगला है, इसमें पत्ती के आधार पर अनुपर्ण लगे होते हैं। उसके बाद इसमें पिक्षाश के आधार पर अनुपर्ण लगे होते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सासीमाक्ष और आसीमाक्ष पुष्प क्रम में अंतर। तो आसीमाक्ष और सासीमाक्ष पुष्प क्रम में अंतर पहला दिया हुआ है। इस पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि असीमित होती है और इस क्रम में असीमित नहीं सीमित होती है मुख्य अक्ष की वृद्धि। उसके बाद ये आपको आसानी से याद हो रहे होंगे। उसके बाद आगे है, इसी में अंतर है, इसमें पुष्प सहपत्रों के कक्ष में उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसमें सहपत्र ही नहीं पाए जाते हैं, तो उत्पन्न कहाँ से होंगे। उसके बाद है, पुष्पों के विकास का क्रम में केंद्राभिसारी होता है, लेकिन इसमें परिधिभिसारी होता है। मतलब इसमें पुष्पों के विकास का क्रम होता है वो केंद्र की ओर होता है, और इसमें जो आपका क्रम है परिधि की ओर होता है। मतलब ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपको दिख रहा होगा, प्रश्न क्रमांक 4 में हमें एक लिंगी पुष्प एवं द्विलिंगी पुष्प में अंतर लिखने हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एक लिंगी पुष्प वह पुष्प होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार का प्रजनन अंग पाया जाता है, पुंकेसर या अंडप। उसके बाद इसका जो आपका आंसर है, वह पुष्प जिनमें पुंकेसर और अंडप दोनों प्रकार के प्रजनन अंग पाए जाते हैं, वह पुष्प उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। इसमें इसका जो उदाहरण हो जाएगा पपीते का पौधा एक लिंगी पुष्प होता है। उसके बाद नारियल का फूल और ककड़ी का मक्का इत्यादि जो है उभयलिंगी पुष्प होते हैं। इसमें नारियल का फूल है, तो इस नारियल का फूल में मतलब पपीते का जो फूल होता है वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। उसके बाद हमारा आकार में उभयलिंगी पुष्प की अपेक्षा ये छोटे होते हैं, लेकिन ये आकार में एक लिंगी की अपेक्षा बड़े होते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में हमें लिखना है, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का चित्र बनाइए। तो इसे आपको अच्छे से बना लेना है, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का चित्र, जो कि आपको बहुत अच्छे से और सरल तरीके से दिख रहा होगा, और इसी को आपको अच्छे से बना देना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको यहाँ पर लिखना है, सोलेनेसी कुल के 3 मुख्य लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें पुष्पक्रम एक शाखी एवं द्विशाखी होता है। तो और इनमें 5 पुंकेसर पाए जाते हैं। इनमें पुष्प सहपत्री असहपत्री होता है, और इसका जो फल है सरसबेरी का हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। तो हमने इसको फटाफट तरीके से इन सभी के आंसर देख लिए हैं, तो फटाफट से आप इन सभी के स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आपको टेलीग्राम पर चाहिए तो टेलीग्राम पर हम आपको दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर टेलीग्राम पर हम PDF पूरी दे देंगे, और आपको इन सभी के सॉल्यूशन आपको देख लेने हैं, और यहाँ से आपको इन सभी के आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और PDF की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आपने सभी चैप्टर के PDF और सभी नहीं देखे हैं तो आप टेलीग्राम पर देख लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो को देखकर अच्छे से समझना है तो देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी की डाल दी है। फटाफट से देखो और एंजॉय करो और सीखिए और सिखाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।